नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। सीधा अपना सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है, एक मेरे लिए और एक मेरे फ्रेंड के लिए। पहला मेरा बताइए। ये क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ पे मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है जो 2005 में मैंने 6 में असाइलम किया था और 2009 में मुझे मिला था। उसके बाद मेरे 2 बच्चों ने मुझे ज्वाइन किया। अब एक्चुअली बात ये है कि मेरे हस्बैंड है पाकिस्तान में। जो पहला मेरा इंटरव्यू हुआ था 2006 में, उसमें मैंने बताया था कि उनसे मेरी सेपरेशन है। लेकिन वो बाद में जो है वो सुलह हो गई फोन पे ही, और मैं गई तो नहीं पाकिस्तान, लेकिन अभी वो इधर आना चाहते हैं, यानी मैं भी उनको बुलाना चाहती हूँ। तो ये कि अगर मैं एप्लीकेशन करती हूँ तो उनको इंग्लिश टेस्ट वगैरह या कुछ भी ऐसी कोई एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेपरेशन तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ना होम ऑफिस ने मुझसे पूछा ना मैंने बताया। आपने तो रेफ्यूजी स्टेटस, आपने असाइलम किस बेस पे किया था? मैंने उनकी बेस पे नहीं किया था। मैंने उनकी बेस पे नहीं किया था। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के ऊपर तो नहीं था ना? नहीं नहीं, मैंने अपने अपने हस्बैंड की बेस पर नहीं किया था। ओके, ठीक है। और उसके बाद ये है कि अब अगर वो आए इधर तो एप्लीकेशन वहाँ से वो कर सकते हैं। तो फीस वगैरह कोई है वहाँ पे? हाँ। और ये पूछना था कि इंग्लिश टेस्ट और कोई अगर रिफ्यूज हो जाता है तो क्या वो राइट ऑफ अपील देंगे अगर एप्लीकेशन के बाद? और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उधर से लगाने पड़ेंगे? ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। एक और मेरे फ्रेंड है, उनके पास भी रेफ्यूजी स्टेटस था, लेकिन अभी उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो वो शादी करना चाहते हैं पाकिस्तान से। तो मैंने ये पूछना था कि वो वहाँ से उनकी कोई फीस वगैरह भी उनकी होगी? वो डिसेबिलिटी लोन्स ले रहे हैं और वो काम वगैरह नहीं यहाँ पे कर रहे, तो क्या वाइफ को बुलाने में आसानी होगी शादी के बाद या कोई मुश्किल होगी? तो मेरा ये भी बता दीजिए कि अगर वो सेपरेशन में मैं फैंसी बना के उनको बुला सकती हूँ अपने अपने हस्बैंड को, या किस तरह मैं बुलाऊं? क्योंकि पहले मैंने कहा था सेपरेशन हो चुकी हुई है जी। तो अभी इनको मैं क्या किस तरह बुला सकती हूँ? मुझे प्लीज ये बता दीजिए। चलें, मैं बताता हूँ जी। शुक्रिया। सबसे पहली बात, जो आपका सवाल है कि जी आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है, जो मुझे समझ आई है बात वो यही है कि 2009 में आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिला है। इसका मतलब आपके पास 5 साल हैं इंडेफिनिट लीव मिलने से पहले। अगर आप अभी रेफ्यूजी स्टेटस पे चल रही हैं, ऑब्वियसली अगर आप वापस जाती हैं, पाकिस्तान जाती हैं, तो आपके रेफ्यूजी स्टेटस से बड़ा मसला होगा, क्योंकि आपको तो असाइलम मिला हुआ है। वो आपके लिए इशू बनेगा, आपने वहाँ तो जाना नहीं है। दूसरी बात आपने पूछी कि जी अगर आप उनको फियांसे बना के बुला लें यहाँ पे, वो कैसे कर सकती हैं? जी वो तो आपके हस्बैंड हैं, आपके फियांसे तो नहीं है वो, तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर सकती। आपको जो सही एप्लीकेशन करनी है वो आपको अपने स्पाउस वीज़ा की ही करनी है। स्पाउस वीज़ा में 9 जुलाई 2012 से पहले आप सिर्फ स्पाउस वीज़ा तब कर सकते थे अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव होती या आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी होती। उसके बाद जो रूल्स में चेंज आए, उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया कि जी अब अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हैं, या आपके पास अपना इंडेफिनिट लीव है, या आप अगर ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पे रह रहे हैं, या आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, आप तब भी स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए ये ऑप्शन ओपन है कि आप उनको यहाँ पे बुला सकते हैं। अब बात आती है कि उनको बुलाना है तो किस तरह बुलाना है। अब अगर आपने अकेले उनको स्पॉन्सर करना है तो आपको ये दिखाना होगा कि आपकी इनकम 18,600 पाउंड से ज़्यादा है। अब अगर आपकी 18,600 पाउंड से ज़्यादा इनकम बन रही है, पिछले 6 महीने का एविडेंस आपके पास मौजूद है, प्लस आप ये दिखा सकते हैं कि जी आपका मैरिज का रिलेशनशिप अब ठीक हो चुका है, यानी आपका आपस में कॉन्टैक्ट है। वो आपने पहले बता दिया कि सेपरेशन हुई हुई है, डज नॉट मैटर। 2006 में आपने बताया था कि सेपरेशन हुई हुई है, अब हम 2013 की बात कर रहे हैं। इन 7 सालों में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर चेंज हुआ, आपके रिलेशनशिप ठीक हो गया, आपकी सेपरेशन अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन क्योंकि आप रेफ्यूजी स्टेटस पे आप वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि उनके पास स्टेटस नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए आप टेलीफोन के ऊपर या स्काइप के ऊपर या ईमेल्स के ऊपर जिस तरह से भी अपना आप रब्ता रखते हैं आपस में, हमने उसी चीज़ के ऊपर चलना है, उसी बात को लेकर चलना है। यस, आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, आपको इनकम ज़रूर दिखानी पड़ेगी 18,600 की। बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वाली बात है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी करना पड़ेगा, वो अभी तो बेसिक लेवल का ही है। अगर वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कर लेते हैं, आप अपना एविडेंस लगा सकती हैं कि जी आपका आपस में कॉन्टैक्ट है, आपका जो आपका रिलेशनशिप है वो जेन्युइन और सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप है, अभी भी आपकी शादी चल रही है और आगे भी आप हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रहना चाहते हैं और आपका इरादा है रहने का,
और 18,600 की इनकम आपकी है तो यस आप उनको बुला सकते हैं यहाँ पे। उनके लिए आपको एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इनिशियली उनको 2.5 साल की लीव मिलेगी, 2.5 साल के बाद जब आपका इंडेफिनेट हो चुका होता है तो फिर वो 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनेट लीव के लिए। ये तो एक सवाल आपके लिए हो गया। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि जी वो साहब ब्रिटिश नेशनल हैं, काम नहीं वो करते, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस के ऊपर वो रह रहे हैं, तो क्या वो शादी करके अपने स्पाउस को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। उनको भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी करना पड़ेगा। उनके लिए थोड़ा सा मामला डिफरेंट है क्योंकि वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, उनके ऊपर वो 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनकी इनकम ज़ीरो हो तो वो तब भी बुला सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाना है, उनको दिखाना पड़ेगा कि उनके पास एडिक्वेट मेंटेनेंस मौजूद है, यानी एडिक्वेट इनकम उनकी आती है। अब एडिक्वेट से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे यूके लॉज के मुताबिक एक इनकम एक कपल को इनकम सपोर्ट पे या बेनिफिट्स पे रहने के लिए जो इनकम की ज़रूरत है वो इनकम आपने दिखानी है। यानी जहाँ तक मुझे पता है, मेरे ख्याल है वो 95 या 105 पाउंड्स के दरमियान कहीं आता है कि पर वीक आपके पास होना चाहिए, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी है तो उसके अंदर एक कपल सर्वाइव कर सकता है यहाँ पे। अगर वो इनकम आपकी होती और अकोमोडेशन का बंदोबस्त आपके पास है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अपने वाइफ को बुला सकते हैं जब वो शादी कर लेते हैं। अब आपने बताया कि जी वो भी रेफ्यूजी स्टेटस पे थे लेकिन अब वो ब्रिटिश नेशनल हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ उनके लिए ये है कि उन्होंने शादी करनी होगी। अब शादी करने के लिए जो उनकी वाइफ टू बी हैं वो अगर यूके आ जाती हैं, किसी और वीज़ा पे आ जाती हैं, यहाँ पे आकर नोटिस ऑफ इंटेंशन देती हैं और शादी कर लेती हैं तो वो भी ठीक है। अदरवाइज़ इनको वहाँ पे जाना होगा और वहाँ जाके शादी करनी होगी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी टेलीफोन पे निकाह कर लिया, जी वो इंटरनेट पे निकाह कर लिया तो वो चलेगा? नहीं, वो नहीं चलेगा। आपको वहाँ पे जाना है, आपको वहाँ पे दोनों ने फिजिकली एक जगह पे बैठ के फिर शादी करनी है। उसकी बेस पे आपकी शादी रिकग्नाइज की जाती है, अदरवाइज उसको वैलिड मैरिज के तौर पे रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। उसमें इस चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो पहले रेफ्यूजी स्टेटस पे थे, बिकॉज जब उनको रेफ्यूजी स्टेटस दिया गया तो वो पाकिस्तानी नेशनल होंगे। जब उनको इंडेफिनिट लीव मिल गई तब भी वो पाकिस्तानी नेशनल थे। जब उनको ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल गई अब वो एज अ ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तान जाएंगे। सो एज अ ब्रिटिश नेशनल जब वो जाते हैं तो उनका पुराना असाइलम का या रेफ्यूजी स्टेटस का अब कोई जिक्र नहीं आएगा, उसका कोई इफेक्ट इस चीज़ के ऊपर नहीं होगा। अब सिर्फ अपने इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक, क्योंकि वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, वो अपनी एडिक्वेट इनकम शो करेंगे, एडिक्वेट मेंटेनेंस शो करेंगे और उसकी बेस पे अगर उन्होंने शादी कर ली वहाँ पे जाके और एविडेंस लगा दिया कि ये उनकी शादी जेन्युइन है, सबसिस्टिंग है और आगे भी उनका इकट्ठे रहने का इरादा है, तो उसकी बेस पे वो अपनी वाइफ को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम बुखारी भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था, थोड़ा उसमें एक नया लेटर आ गया है तो उसके बारे में पूछना था। 6.5 ईयर की बेस पे मैंने अपने बच्चों के लिए एक एप्लीकेशन रोड वाली थी जनवरी 2013 में जी, जो कि रिफ्यूज भी हो गई, फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ हो गया। 2 मई में उसमें अपील चांस था तो वो मैंने लॉन्च की थी विदाउट पेइंग फी, जिसका लेटर आज मुझे आया है। एक्चुअली 2 जुलाई को 7 साल मेरे बच्चों को पूरे हो रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ टाइम बाय करूं ताकि मैं जब अपील में जाऊं तो 7 साल पूरे हो चुके हों। अब उनका लेटर मुझे आया है फीस डालने का, जो कि लास्ट डेट है उसकी 5th। मैं उसको लास्ट मिनट में डालना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि कैसे, अगर मैं 4th और 5th मई को डाल देता हूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी मेरी फीस? सेकंड ये कि ये जो 4th और 5th को मैं जो फीस डाल रहा हूँ अपील के लिए, शायद इसके लिए 4 वीक मुझे मिल जाएंगे। एक लास्ट एडिशनल क्वेश्चन के जो सारे 4 बंदों के लेटर आए हैं फीस के लिए, तो अलग-अलग फीस डालनी पड़ेगी। और एक मेरी बच्ची के लिए मिस मनाहर की जगह उन्होंने मास्टर लिख दिया है, तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं अगर बैंक में डाल दूं उनके अकाउंट्स में जो कि उन्होंने डिटेल दी है तो इट्स बेटर होगा। 5th जो है उसकी लास्ट डेट है, तो अगर मैं 4th को डालता हूँ पैसे तो ये मेरी अपील पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैं टीवी पर सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच आपकी। जी मोस्ट वेलकम सर, आप गौर से सुनिए। देखिए, जहाँ तक तो आपके सारे जो एडिशनल सवाल हैं कि जी मैं फ़ीस 4 तारीख को जमा करा दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, 5 की अगर डेडलाइन है, आप 5 को भी शाम को 4 बजे तक भी जमा करा दें तो वो भी ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। आपकी अपील के वैलिडिटी में कोई मसला नहीं आएगा, वो आपकी अपील को एक्सेप्ट करेंगे। एक तो ये पैसों की बात हो गई। दूसरी बात आपने पूछा कि जी सारों के लेटर्स डिफरेंट आए हैं तो वो सारों की अलग-अलग फ़ीसें जानी हैं। आप अगर सबके लेटर्स डिफरेंट हैं, उनके रेफरेंस नंबर्स देखिए, उसके मुताबिक फ़ीसें पे कीजिए। अगर आप अकाउंट में करें तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए।
दैट्स फाइन, अगेन उसका कोई मसला नहीं। सिर्फ जो मुझे इशू है आपके सवाल के साथ वो ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इसको जुलाई तक एक्सटेंड कर लेता हूं, अगर 5 जुलाई को फॉर एग्जांपल आपके बच्चे को यहाँ पे 7 साल हो रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि जब मैं अपील पे जाऊंगा तो जिस डेट को मेरी अपील सुनी जाएगी, अगर उस डेट को बच्चों के 7 साल गुजर चुके होंगे तो वो इमिग्रेशन रूल्स में अगर आ जाएंगे। अगर तो आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो वो गलत है। वो गलत इसलिए है कि अगर आप अपेंडिक्स FM उठा के देखें, पैराग्राफ 276 ADE और ये वो EX1, ये वो सारा कुछ आप उठा के देखें, हर जगह पर उसमें लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन उनके 7 साल हो चुके होने चाहिए। सो अगर आपने एप्लीकेशन जनवरी 2013 में डाली जब उनके 7 साल नहीं हुए थे, तो अगर आप अपील में भी जाते हैं तो इमिग्रेशन जज जो होगा वहाँ पे, वो आपकी अपील को देख के, आपके रूल्स को देखते हुए, आपके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपकी अपील इमिग्रेशन रूल्स में अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स तो ये कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन 7 साल कंप्लीट हो चुके होने चाहिए थे। सो एक तो ये चीज़ पहले आप समझ लीजिए कि इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा इस चीज़ को एक्सटेंड करने का भी। हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि इमिग्रेशन जज ने सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना इमिग्रेशन रूल्स तक। MF नाइजीरिया केस का नाम है, जो कहता है कि जी इमिग्रेशन जज ने बाकी तमाम ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को भी देखना है, उसने सेक्शन 55 को भी देखना है, उसने बाकी जो केसेस आते हैं सारे, इसके अंदर केस लॉ जो आता है सारा, उसको भी देखना है। सो उसके अंदर ZH तांजानिया भी आएगा, वो जो बाकी सारे जो इस तरह के केसेस हैं जिनके ऊपर बच्चों के हकूक़ के बारे में बात की जाती है, वो तमाम केसेस को जज को देखना होगा, और उसमें हो सकता है वो आपको ह्यूमन राइट्स की बेस पे अलाउ कर दे कि जी आपकी अपील को मैं अलाउ करता हूँ, क्योंकि बच्चे आपके इतने सेटल हो चुके हैं। अब बच्चों के जो आपने एविडेंस लगाए होंगे वो सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि जी अपील विड्रॉ करें, नई एप्लीकेशन डालें ताकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन बच्चों के 7 साल कंप्लीट हो चुके हों, मैं ये तो नहीं कहूँगा। अपील का राइट आपको मिल चुका है, आप जाते हैं अपील में, आप वहाँ पर जाकर इसको फाइट करते हैं। इमिग्रेशन रूल्स में मुझे नहीं लगता कि आपका काम होगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स के अंदर 7 साल की बेस पे वो भी शॉर्ट नहीं है, उसके अंदर भी आपको दिखाना पड़ेगा कि बच्चे वाकई इतने सेटल हो चुके हैं कि उनको यहाँ से निकालना उनके साथ ज्यादती होगी। उसके लिए आपका एविडेंस क्या होगा, खाली आपका कह देना काफ़ी नहीं होगा। उसमें बच्चों के, जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, उनके स्कूलों के लेटर्स लीजिए, कोई सोशल सर्विसेज को इन्वॉल्व कर लीजिए, उनसे लेटर्स लीजिए, बाकी जो आपके लोकल एरिया के अंदर कोई भी जो और लोग होते हैं जो कहीं किसी प्ले स्कूल में वो जाते हैं, कहीं और पेरेंट्स की तरफ से लेटर्स ले लीजिए, जो जिनके बच्चे इनके साथ पढ़ते हैं, जिनके बच्चे इनके साथ खेलते हैं, उस तरह की चीज़ें सारी करके आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके इस केस को बिल्डअप करना होगा, और तब आप इमिग्रेशन जज के सामने जाएं। और फिर सबसे बड़ी बात जो होती है, जो कि कहीं किसी लॉ की किताब में नहीं लिखी होती, उस दिन पे डिपेंड करता है, उस जज पे डिपेंड करता है, जज साहब का मूड कैसा है, बाहर मौसम कैसा है, वो किस तरह की वो फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे हैं कि आज उन्होंने कैसे फैसले करने हैं। ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ होती है। मैंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग केसेस रिजेक्ट होते भी देखे हैं और बहुत सारे डिफ़िकल्ट केसेस एक्सेप्ट होते हुए भी देखे हैं, जहाँ पे जजेस के मूड के ऊपर बड़ा कुछ डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जजेस बिल्कुल नाअहल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जजेस आखिर में इंसान ही होते हैं। सो उनकी इन चीज़ों के ऊपर भी सारा कुछ डिपेंड करता है। सो आप ये कभी भी नहीं फॉर ग्रांटेड ले सकते कि जी ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये 100% जाके कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली जज के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी बात उसके दिल को लगती है, कौन सी बात उसके दिल को नहीं लगती, उन चीज़ों में बहुत डिपेंड करता है। सो गौर से अपना केस को समझिए, अपने जो मैंने अभी बातें बताई हैं उनका अपने वकील के साथ मशवरा ज़रूर कर लीजिए, ताकि उनको क्लियरली पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, रूल्स क्या कहते हैं। अक्सर लोग इस लाइन को पढ़ना भूल जाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि जी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन ब्ला ब्ला ब्ला, आगे जो सारा कुछ चलता है। बेस्ट ऑफ लक सर, जो भी हो मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये मैंने पता करना है PSW के मतलब। मैं 2010 में आया था, तो मैं नेक्स्ट जुलाई में ग्रेजुएट कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी वो क्या, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से रूल्स आए थे कि PSW ख़त्म कर दिया गया है जी। और उस वक्त 2010 में मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया था कि तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस का चांस मिलेगा अपना एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। मेरे पास और भी चॉइस थी कनाडा वगैरह की, लेकिन मैंने फिर प्रेफर किया UK को, क्योंकि एक क्लोज भी है ये और यहाँ रिलेटिव्स भी हैं। लेकिन अब जो सडनली ख़त्म हो गया हुआ है, तो मेरे पास क्या चॉइस है? क्या मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ कि PSW अप्लाई कर सकता हूँ कि क्या कोई ऐसी गुंजाइश है? और दूसरा ये कि Tier 2 कहते हैं कि ग्रेजुएट जो करते हैं, न्यू ग्रेजुएट होते हैं, उनको लेबर टेस्ट एग्जेम्पशन है, कुछ इस तरह है, तो उसके बारे में कुछ बता देंगे? ओके जी, मैं बताता हूँ।
जो तो PSW की बात है, आपका ये कहना कि जी मैं जब 2010 में आया था तो मुझे बताया गया था कि मुझे वर्क एक्सपीरियंस का चांस मिलेगा, इट्स नॉट इनफ सर। सिंपल बात ये है कि आज के दिन अगर आप अप्लाई करते हैं या जिस दिन भी आप अप्लाई करते हैं, उस दिन जो कानून होता है उस कानून के मुताबिक आपके केस को देखा जाना चाहिए। अब आज के दिन PSW एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप अब कहते हैं कि जी मैं नेक्स्ट जुलाई में जाके ग्रेजुएट कर रहा हूं तो मुझे वो PSW के ऊपर जो उस वक्त एग्जिस्ट करता था जब मैं आया था वो मिलना चाहिए, तो वो चीज़ आपके ऊपर नहीं चलती। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आए थे यहाँ पे 5-7 साल पहले आए थे और उनको भी अगर ये पता चलता कि जी मुझे बाद में ये मौका मिलेगा और उन्होंने प्लान उसके मुताबिक किया, तो वो उस चीज़ पे चैलेंज नहीं कर सकते कि जी मेरे प्लान्स ख़राब हो गए। ऐसी बात नहीं है। कानून है, कानून सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से बनाया जाता है, उसको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूवल मिलता है, फिर किसी चीज़ को उन्हें डिलीट करना होता है तो वो भी प्रोसेस के थ्रू चलता है सारा। आपको तो PSW वाला तो I'm सॉरी, मेरा नहीं ख्याल कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज सिंपली वो चीज़ डिलीट हो चुकी है। हाँ, बाय द टाइम आप ग्रेजुएट करते हैं अगर कोई नई चीज़ वैसी आ चुकी हो तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात जो आपकी थी कि Tier 2 के अंदर अगर आप जाते हैं तो रेजिडेंट मार्केट लेबर टेस्ट जो है वो उससे आप एग्जेम्प्ट किस तरह से हो सकते हैं, वो सिर्फ तब होता है अगर आप PSW पे करंटली चल रहे हैं, आप अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ पिछले कम से कम 6 महीने से काम कर रहे हैं और वो एम्प्लॉयर अब स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इशू करना चाहता है और Tier 2 का वीज़ा दिलवाना चाहता है। अगर वो सिचुएशन हो, वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जी 6 महीने से मैं इस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा हूँ, PSW वीज़े के ऊपर मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे रेजिडेंट मार्केट लेबर टेस्ट से एग्जेम्प्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, नॉट इन एनी अदर कैटेगरी। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। ऐसा है कि मैं 99 में आया था तो मैंने एयरपोर्ट पे असाइलम किया था। तो 2007 में मैं ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया था, अरेस्ट हो गया था। तो मेरी इस्लामिक शादी थी इधर मेरी जी। उसके बाद फिर मैं कोर्टों में जाके उन्होंने मुझे 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव दे दी। ठीक। तो जब मेरी डिस्क्रिप्शन लीव खत्म हुई ना, तो मेरी जो सोलिसिटर थी उसकी असिस्टेंट थी, उसने गलत एप्लीकेशन भर के ना उसने मेरी वाइफ को निकाल दिया। तो उसका मेंशन नहीं किया, उसने आर्टिकल पता नहीं क्या लिख के दे दिया, आउट ऑफ रूल के तहत दी है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने ना मुझे रिफ्यूज कर दिया विदिन तकरीबन 2-3 मंथ में। ठीक। तो उसके बाद मैं दोबारा एप्लीकेशन की, रिकंसिडरेटेड एप्लीकेशन होती है वो की। तो उन्होंने ना फिर मुझे काफी देर हो गई, तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो उन्होंने तकरीबन 2 माह पहले मुझे लेटर भेजा, उन्होंने साइनों पे लगा दिया जी। तो मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ऐसा क्या मसला है, कि हो सकता है या कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे ये बताएं, जब आपके 3 साल खत्म हो रहे थे डिस्क्रिप्शन लीव के, तो खत्म होने के बाद एप्लीकेशन डाली थी? नहीं, 28 डे पहले डाली थी एप्लीकेशन। अच्छा, तो अपील का राइट नहीं मिला आपको उसमें? अपील दी ना उन्होंने, तो दोबारा की ना फिर अपील, उसके उसी अपील की उसने। अच्छा, तो अपील कर दी हुई ना? अपील की हुई है। तो अपील में फिर आप कोर्ट में नहीं गए? अभी कोई जवाब नहीं। तो मेरा जो लेगेसी वो तो खत्म हो गया, उसमें भी मेरा नाम आया हुआ है। अच्छा। तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ मेंशन करके ना दोबारा एप्लीकेशन दी है जी। अब मुझे पता समझ गए, लेकिन लेगेसी का मुझे पता खत्म हो गया है। लेकिन मैं तो अपनी उसी एप्लीकेशन को देख रहा हूँ, तो लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। ठीक। ये तकरीबन 1.5 साल से ऊपर। आप क्या मुझे 3 साल की देंगे या इंडेफिनिट देंगे, क्या कुछ पता बता सकते हैं आप? चले मैं बताता हूँ, मुझे लगाया हुआ है, प्लीज मैं आपको बताता हूँ। पहली बात के बाद में मिली कॉल जी, चलें आप गौर से सुनिए। पहली बात तो ये कि जब आपको 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिलती है, उस वक्त 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव का मतलब ये था कि 3 साल के बाद आपको दोबारा एक्सटेंशन मिलेगी 3 साल की, अगर आपके सर्कमस्टांसेस उसी तरह से चल रहे हैं, और 6 साल के बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिलती है तो उसमें आप 6 साल से पहले इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इंतजार करना है, 6 साल कंप्लीट करने हैं डिस्क्रिप्शन लीव पे, फिर जाके आपको उस पर इंडेफिनिट लीव मिल सकती है। अब आपने जो बताया कि 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव आपको पहले मिली और उसके बाद वो खत्म होने से पहले आपने अप्लाई कर दिया दोबारा एक्सटेंशन के लिए, वो एक्सटेंशन आपको नहीं मिली, उन्होंने आपको रिफ्यूज कर दिया। आपको अपील का राइट मिलना चाहिए था। अब अगर आपको अपील का राइट मिलता है और आप अपील करते हैं, तो अपील आपकी इमिग्रेशन जज के सामने जाती है, फर्स्ट टियर ट्राइब्यूनल के सामने। अब आप जो मुझे बता रहे हैं कि जी कुछ रिकंसिडरेशन वगैरह डाला, इसका मतलब मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपील नहीं की, उन्होंने कोई रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट डाली है। अब रिक्वेस्ट डालना और अपील करना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अपील का राइट आपको कानूनन मिलता है,
अगर कानून की तरफ से आपको अपील का राइट मिलता है तो उसके ऊपर आपको कोर्ट में जाके फाइट जरूर करना चाहिए। अगर कानूनन अपील का राइट आपको नहीं मिलता तो पहले अपील के राइट के लिए लड़ना चाहिए आपको। अगर आपकी एप्लीकेशन की गई थी सही टाइम के ऊपर, यानी अगर आपकी लीव टू रिमेन खत्म हो रही है, आपकी जो 3 साल की डिस्क्रिशन लीव थी, अगर वो लेट्स से 30 जून को खत्म हो रही थी, तो 2 जून के बाद या 3 जून के बाद किसी भी डेट को आप वो एप्लीकेशन डाल सकते थे। अगर आप उससे ज़्यादा पहले डालते हैं तो वो तब भी रिफ्यूज़ हो जाता है। आप उससे बाद में डालते हैं, यानी अपनी लीव खत्म होने के बाद डालते हैं, तब भी अगर वो आपको रिफ्यूज़ करते हैं तो अपील का राइट नहीं आपको मिलता। सो पहली बात तो ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि आपको अपील का राइट क्यों नहीं मिला। अगर मिला था तो उसको एक्सरसाइज नहीं किया गया, अगर एक्सरसाइज किया गया तो रिकंसिडरेशन वाला क्या चक्कर है और 1.5 साल से क्यों पेंडिंग है। बिकॉज अगर आप अपील में चले जाते हैं तो अपील तो आपके 2-3 महीने के अंदर सुनी जाती है, उसका इतना टाइम कभी भी नहीं होता। सो पहले अपने केस के फैक्ट्स को क्लियर कीजिए कि उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि अगर 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिली होती है तो उसके बाद आपको इंडेफिनिट नहीं मिलता, आपको 3 साल की और डिस्क्रिशनरी लीव ही मिलती है। मुझे जो शक पड़ रहा है, जो उम्मीद है कि ऐसा नहीं हुआ, वो ये पड़ रहा है कि आपको उन्होंने डिस्क्रिशनरी लीव के लिए अप्लाई किया, अब या तो उन्होंने लेट कर दिया उसको कि आपको अपील का राइट नहीं मिला, या आपको अपील का राइट मिलने के बावजूद उन्होंने अपील का राइट एक्सरसाइज नहीं किया, उसके खिलाफ उन्होंने जाके एक रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट डाल दी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो अपील करनी चाहिए थी। अगर वो नहीं की गई तो आपका वो 3 साल वाला जो एक बहुत गोल्डन चांस था वो हो सकता है ज़ाया हो गया हो और आपको नई एप्लीकेशन करनी पड़े और नई एप्लीकेशन के ऊपर आपको दोबारा नए सिरे से बिल्डअप करना पड़े। अब अगर आप दोबारा नए सिरे से बिल्डअप करेंगे, आपको दोबारा डिस्क्रिशनरी लीव मिलेगी तो अब आपको 2.5 साल की मिलेगी, वो 3 साल वाली नहीं मिलेगी, बिकॉज वहाँ पर आपका गैप आ चुका है और वो टाइम आपका गुजर चुका है। सो अब आपको अगर मिली तो 2.5 साल की मिलेगी और उसके बाद आपको 4 दफ़ा उसकी एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी ताकि 10 साल के बाद जाके आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकें। उम्मीद है कि मैं बिल्कुल गलत हूं इसके बारे में और आपके फैक्ट्स इससे डिफरेंट हैं और खुदा न खास्ता ऐसा मसला नहीं हुआ होगा और आपकी वो 3 साल की ही डिस्क्रिशनरी लीव आपको दोबारा मिलेगी और 6 साल के बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक सर। अपना बस केस का ख्याल रखें, खुद नज़र रखा करें उसके ऊपर, जो चीज़ ना भी समझ आया करें उसके बारे में सवाल बेशक पूछा करें, आपका वकील आपको जवाब ज़रूर देगा। कोई ऐसा काम नहीं होता कि जी वकील आपको बता नहीं सकते, ज़रूर पूछें और वकील आपको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट सा सवाल 2 लाइनों वाला, तो आप ज़रूर ईमेल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा ऑफिस अब इल्फर्ड में भी है, कल सुबह मैं इल्फर्ड में हूँ, वहाँ पे इंशाल्लाह लोगों से मुलाकात होगी। हमारा ऑफिस अब मैनचेस्टर में भी है, इस हफ्ते फिर फ्राइडे को मैं मैनचेस्टर में होऊंगा, वहाँ मिलना चाहते हैं वहाँ मुलाकात हो सकती है। और उसके अलावा हम फिंचली में तो सारा वक्त हफ्ता होते ही हैं, वहाँ जब भी आप मिलना चाहें तो वहाँ पर भी आप आके मिल सकते हैं। अपना जो आपके सवाल जवाब हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं वो तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम यहीं पे कर लें। जो नहीं कर सकते उनको अगर आप शॉर्ट सवाल में लिख के भेज दें मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा आपको ज़रूर उसका जवाब दूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह पे कानून और आप में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।